नमस्कार बच्चों, विज्ञान की कक्षा में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो हम रासायनिक अभिक्रिया वाला पाठ कर रहे थे। तो आज हम पहुंचे हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया पर। तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को समझने के लिए बच्चों पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीकरण, तो बच्चों ऑक्सीकरण शब्द बना है ऑक्सीजनीकरण से, यानी यदि कोई तत्व या यौगिक ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है तो वह अभिक्रिया क्या होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाती है कि यदि कोई तत्व या यौगिक, ठीक है, अपने यहाँ लिख सकते हैं कि कोई भी तत्व या यौगिक क्या करता है? ऑक्सीजन से योग कर लेता है, यानी उसमें किसका योग हो जाए? ऑक्सीजन का योग हो जाए, तो वह अभिक्रिया जो है वो क्या कहलाती? तो इस प्रकार से जो है वो ये जो यौगिक बनेगा या जो तत्व से ऑक्सीजन के योग से बनेगा या यौगिक से ऑक्सीजन के योग से बनेगा, तो जो भी बनेगा तो वो और जो है वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया का विलोम क्या होता है? यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का विलोम, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का विलोम यानी बिल्कुल इसका उल्टा होता है अपचयन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, अपचयन अभिक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि जब ऑक्सीजन के योग से जो ऑक्सीकरण होता है, इसका मतलब ये हो गया कि यदि इसका विलोम होगा तो अपचयन का मतलब हो जाएगा, अपचयन का मतलब हो जाएगा तत्व या यौगिक जो भी है, तत्व में से ऑक्सीजन नहीं जा सकती, तो यौगिक कोई होगा। तो यहाँ पर कोई भी यौगिक है, ठीक है, तो यौगिक जो है वो क्या कर दे? उसमें से ऑक्सीजन माइनस हो जाए, मतलब ऑक्सीजन निकल जाए। तो इस प्रकार से जो है वो अभिक्रिया होगी, वो होती है अपचयन अभिक्रिया। तो मतलब ये है कि ऑक्सीजन का योग होना क्या हो गया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ऑक्सीजन का जो वियोजन होना या उसमें से ऑक्सीजन का निकल जाना, वो होता है आपका अपचयन अभिक्रिया। तो बिल्कुल सीधी सी इसकी परिभाषा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व या यौगिक ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है या ऑक्सीजन से योग करता है, तो वह अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक से ऑक्सीजन निकल जाए तो वो रासायनिक अभिक्रिया होती है अपचयन अभिक्रिया। तो बिल्कुल सीधी सी कंसेप्ट है इसकी। बिल्कुल आप थोड़ा एक दो बार इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। फिर बच्चों ऑक्सीकरण जो है वो केवल इन दो परिस्थितियों में नहीं होता है, उसके लिए मैं आपको अन्य जो 3 स्थितियां हैं वो भी बता देता हूं। तो हम पहले ऑक्सीकरण लिखते हैं कि ऑक्सीकरण किन किन परिस्थितियों में होता है, यानी पहले ऑक्सीकरण देखते हैं। और चूंकि फिर ऑक्सीकरण का अपचयन क्या होता है? विलोम होता है अपचयन। तो फिर हम देखेंगे कि अपचयन किन परिस्थितियों में होता है। तो बच्चों पहले तो किसी यौगिक या तत्व के अंदर ऑक्सीजन का आना, मतलब हम देख सकते हैं कि O2 का योग, ठीक है, O2 का योग। नंबर पहली परिस्थिति क्या होगी जो हमने पहले पढ़ी है? तो पहली परिस्थिति होगी कि ऑक्सीजन का योग हो जाए, तो वो क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। नंबर 2 हम ले सकते हैं ऋण संयोजी का योग, यानी ऋण संयोजी कोई तत्व हो तो ऋण संयोजी तत्व का योग, तत्व का योग, ठीक है। तो ये 2 परिस्थितियां होगी ऋणात्मक के आधार पर।
फिर तीसरी इसकी परिस्थिति है कि हाइड्रोजन का निकलना, यानी H2 का निकलना, यानी किसी यौगिक में से यदि हाइड्रोजन निकल जाती है तो उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। तो फिर चौथी परिस्थिति इससे आ जाती है, चूंकि हाइड्रोजन धन संयोजी होता है तो फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि धन संयोजी का निकलना। ठीक है, धन संयोजी तत्व का निकलना, तत्व का निकलना। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 4 परिस्थितियां जो है वो ऑक्सीकरण में होती है, मतलब ऑक्सीजन से योग कर लेता है तो ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है बच्चों, और यदि ऋण संयोजी से योग कर लेता है तो ऑक्सीकरण हो जाता है। हाइड्रोजन निकल जाए तो भी वो अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, और धन संयोजी तत्व निकल जाए तो भी वो क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो मैं आपको इन सबको जो है अलग अलग उदाहरणों के द्वारा अपने इनको समझेंगे। फिर हम आते हैं अपचयन पर। तो मैंने आपको बताया था कि अपचयन अभिक्रिया जो होती है वो ऑक्सीकरण की विलोम होती है। तो यहाँ हमने लिखा कि O2 का योग ऑक्सीकरण में होता है तो फिर इसका विलोम होगा तो O2 का निकलना हो गया। तो अपचयन की पहली शर्त होगी O2 का निकलना, यानी ऑक्सीजन का निकलना। तो ये पहली शर्त होगी। दूसरा हमने यहाँ लिखा था कि ऋण संयोजी तत्व का योग, तो बच्चों इसमें विलोम हो जाएगा, यानी ऋण संयोजी तत्व का निकलना। तो यहाँ क्या हो जाता है, ऋण संयोजी तत्व का निकलना, का निकल जाना यौगिक में से, तो ये आपका हो जाता है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन निकल गया या ऋण संयोजी निकल गया तो क्या हो गया, अपचयन हो गया। तीसरा हमने यहाँ लिखा कि H2 का निकलना, तो इसका विलोम करेंगे तो H2 का आना हो गया, यानी H2 का योग हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि H2 का योग, क्योंकि विलोम होती है ना, तो H2 का क्या हो गया, योग हो गया। और चूंकि H2 धन आयन होता है, धन संयोजी होता है, तो धन संयोजी का इसमें निकलना था, इसमें धन संयोजी का योग हो गया, धन संयोजी का योग, धन संयोजी का योग। तो देखो बच्चों, अगर आप एक चीज याद रख लेते हैं तो आपको ये दोनों अभिक्रियाएं याद हो सकती है। जैसे ऑक्सीजन का योग हो गया, ऋण संयोजी का योग हो गया, तो इनमें विलोम हो गया। फिर यहाँ पर H2 का निकलना, इसमें H2 का योग हो गया, इसमें धन संयोजी का निकलना, इसमें धन संयोजी का योग हो गया, यानी एक दूसरे की पूरी तरह विलोम होती है। अब हम एक एक करके इनको जो है ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन को समझते हैं, फिर हम ऋण संयोजी के आधार पर समझेंगे, फिर हम हाइड्रोजन के आधार पर समझेंगे, और फिर हम धन संयोजी के आधार पर समझेंगे। और इनके उदाहरण भी याद रखेंगे, समीकरणों को लिख लिख करके आप याद करें। और तो हम सबसे पहले आते हैं ऑक्सीजन के आधार पर अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन। ठीक है, यानी ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन। ठीक है, यानी ऑक्सीजन के आधार पर कैसे होता है, तो ऑक्सीजन के आधार पर हमने पहले देखा ही है कि ऑक्सीकरण कब होगा, जब ऑक्सीजन का योग होगा, और अपचयन कब होगा, जब ऑक्सीजन निकलेगा। तो इसके दोनों उदाहरणों से हम देखते हैं। तो पहले ऑक्सीजन के आधार पर हम ऑक्सीकरण देखते हैं। तो हमने देखा कि ऑक्सीजन का योग हो जाए, जैसे हमारे पास मैग्नीशियम है, मान लीजिए मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ 2 लगाना होगा, तो यहाँ 2 लगाएंगे तो यहाँ भी 2 लगाना।
तो इस प्रकार से क्या बन गया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बच्चों इसमें आपने देखा कि चूंकि मैग्नीशियम पहला अकेला था और बनने वाली यौगिक के अंदर ऑक्सीजन सम्मिलित हो गया, योग हो गया उसका, तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, या हम इसको दूसरे रूप में कह सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीकृत हो गया। मैग्नीशियम क्या हो गया, ऑक्सीकृत हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि यदि कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ले, मैग्नीशियम ऑक्सीकृत हो गया है। ठीक है, इस भाषा में ऐसे अपने लिख सकते हैं इसको। तो इस प्रकार कोई भी पदार्थ जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। तो देखो इसमें ऑक्सीजन का योग हो गया ना, ये तो ये हो गया इसका ऑक्सीकरण। अब हम आते हैं अपचयन के। तो अपचयन में हमने देखा कि अपचयन तो विलोम होता है, तो ऑक्सीजन उसमें से निकलना चाहिए। तो यदि इसी उदाहरण को हम जो विलोम से देखें, तो यदि आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है और यदि रासायनिक अभिक्रिया में ये जो है मैग्नीशियम अपना ऑक्सीजन त्याग देता है, मतलब इससे अलग हो जाता है, तो आपने देखा कि यहाँ पर पहले मैग्नीशियम के साथ कौन था, ऑक्सीजन था, और बाद में जो मैग्नीशियम से ऑक्सीजन अलग हो गया, मतलब इस यौगिक से जो है वो ऑक्सीजन अलग हो गया, मैग्नीशियम से ऑक्सीजन अलग हो गया। तो यहाँ पर जो है वो किसका ऑक्सीकरण हो गया, मैग्नीशियम का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ नहीं सॉरी ऑक्सीकरण नहीं, मैग्नीशियम का अपचयन हो गया। ठीक है, मैग्नीशियम का अपचयन हो गया क्योंकि मैग्नीशियम से ऑक्सीजन अलग हुआ है ना, तो इसमें जो मैग्नीशियम का क्या हो गया, अपचयन हो गया। या हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीशियम अपचयित हो गया। मैग्नीशियम क्या हो गया, अपचयित हो गया है। ठीक है, अपचयित हो गया है। तो ये इस प्रकार की भाषा में इसको लिखते हैं कि जो ऑक्सीजन का त्याग कर दे वो अपचयित हो जाता है। तो ये आप यहाँ पर इसको याद रखेंगे कि ऑक्सीकृत होना मतलब ऑक्सीजन का योग हो जाना, अपचयित हो जाना मतलब जो ऑक्सीजन का त्याग कर देना। जो ऑक्सीजन का त्याग कर दे वो क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। तो एक और उदाहरण से यदि हम देखते हैं कि यदि KClO3 आपके पास है, पोटेशियम क्लोरेट यदि आपके पास है और इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, KCl अलग हो जाता है और ऑक्सीजन इसका अलग हो जाता है। तो इसको बच्चों हम यदि बैलेंस करेंगे तो आपको पता है कि ये 3 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो 2 3 6 होते हैं और 3 दूनी 6 होते हैं। तो यहाँ पर 2 लग गया, तो यहाँ भी 2 लगेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पोटेशियम क्लोरेट ने जो है वो क्या कर दिया, अपना ऑक्सीजन त्याग दिया है। तो अपने ये कह सकते हैं कि पोटेशियम क्लोरेट अपचयित हो गया है। ठीक है, अपने यहाँ क्या कह सकते हैं कि पोटेशियम क्लोरेट क्या हो गया है, अपचयित हो गया है। ठीक है, या इसका अपचयन हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि इसने अपना ऑक्सीजन त्याग दिया। तो बच्चों आपने यहाँ देखा कि ऑक्सीजन का योग हो गया तो ऑक्सीकरण हो गया, और ऑक्सीजन यदि निकल गया तो अपचयन हो गया। तो पहली आपकी जो है संकल्पना आपको याद हो गई होगी कि भी ऑक्सीकरण अपचयन ऑक्सीजन के आधार पर किस प्रकार से होता है। फिर हम आते हैं ऋण संयोजी तत्व के आधार पर, देखते हैं कि क्या होता है। तो हम यहाँ लेते हैं ऋण संयोजी
तत्वों के आधार पर, ठीक है, तत्वों के आधार पर हम किसको देखते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन को देखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि ऋण संयोजी तत्व बच्चों वो होते हैं जिनकी संयोजकता ऋणात्मक होती है, माइनस की संयोजकता वाले होते हैं। मैंने आपको बताया जो इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण संयोजी तत्व बनाते हैं, ऋण संयोजी आयन बनाते हैं, तो वो ऋण संयोजी तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर हम बहुत ही सामान्य से उदाहरण से देख सकते हैं कि यदि मैग्नीशियम आपके पास है, यदि मैग्नीशियम की क्लोरीन से अभिक्रिया कराएं तो क्लोरीन ऋण संयोजी होता है क्योंकि इसकी संयोजकता -1 होती है, इलेक्ट्रॉन 1 स्वीकार करता है। तो इससे जो अभिक्रिया बनेगी वो होगी MgCl2 यानी यौगिक बनेगा, वो बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। इस प्रकार से आपने देखा कि मैग्नीशियम ने जो है वो क्लोरीन से अभिक्रिया कर ली, ये आपके पास है यहाँ पर ऋण संयोजी तत्व, ठीक है, ये ऋण संयोजी तत्व है, ऋण संयोजी तत्व है ये, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन स्वीकार करता है। तो मैग्नीशियम ने ऋण संयोजी तत्व से अभिक्रिया कर ली, तो इसका इसलिए क्या हो गया, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो गया। तो अपने यहाँ कह सकते हैं कि मैग्नीशियम क्या हो गया, ऋण संयोजी तत्व से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्सीकृत हो गया। क्यों ऑक्सीकृत हो गया, क्योंकि ये जो है वो ऋण संयोजी तत्व से अभिक्रिया कर रहा है यहाँ पर, तो ये जो है वो क्या हो गया, इसका ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकृत हो गया है। तो इस प्रकार से जो ऋण संयोजी से अभिक्रिया कर ले वो ऑक्सीकृत हो जाता है। फिर बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं कि यदि किसी में से जो है वो ऋण संयोजी तत्व चला जाता है तो उसका क्या हो जाता है, तो उसका जो है वो अपचयन हो जाता है बच्चों। तो इसमें ऋण संयोजी का चला जाना जो है या कम हो जाना, तो वो होता है अपचयन। तो यहाँ पर हम एक समीकरण को देखते हैं, जैसे हमारे पास एक अभिक्रिया है जिसमें फेरिक जो क्लोराइड है FeCl3, तो इसको क्या करते हैं, जब हम हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चों, FeCl2 बनता है, FeCl2 बनता है प्लस HCl बनता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके साथ 3 ऋण संयोजी क्लोरीन थे और बाद में हमने देखा कि इसके साथ एक कम हो गया, यानी यहाँ पर Fe और Cl का जो अनुपात है वो 1:3 था, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि Fe और Cl का अनुपात क्या है, 1:2 है। यानी क्या कम हुआ, इसमें से एक क्लोरीन कम हो गया, ऋण संयोजी तत्व एक कम हो गया। तो अपने देख सकते हैं कि यहाँ हमने देखा था कि ऋण संयोजी तत्व का निकलना, तो यहाँ पर निकलना 1 निकला है, यानी 3 से 2 रह गए। तो इस प्रकार से अपने यहाँ देख सकते हैं कि FeCl3 जो है, यानी FeCl3 क्या हो गया, अपचयित हो गया। फेरिक क्लोराइड जो है वो क्या हो गया, अपचयित हो गया है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पर फेरिक क्लोराइड से फेरस क्लोराइड बन जाता है, यानी इसमें एक ऋण संयोजी तत्व की कमी हो गई। तो इस प्रकार से ऋण संयोजी तत्वों का जो योग है वो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो ये तो हो गया ऑक्सीकरण, और यहाँ पर चूंकि यहाँ पर एक ऋण संयोजी तत्व की कमी हो रही है, तो ये हो गया आपके पास अपचयन हो गया इसका, ठीक है, यानी FeCl3 का अपचयन हो गया या FeCl3 अपचयित हो गया है। इसको आप बैलेंस करेंगे तो आप वही तरीका लगाएंगे यहाँ पर, जो है चूंकि यहाँ पर भी यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 2 चाहिए, तो यूँ 2 चाहिए यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि 2 और 2 4 यहाँ पर होता है बच्चों, 4 क्लोरीन यहाँ पूरा नहीं कर सकते, तो हम यहाँ करते हैं, यहाँ से 2 करें तो फिर आप देख सकते हैं 4
2 दूनी 4 क्लोरीन और 2 क्लोरीन 6 हो गए। तो यहाँ पर भी हम 2 लगा दें तो 2 3 6 हो गए, 2 हाइड्रोजन भी पूरे हो गए। तो ये बैलेंस होगी इक्वेशन। तो इस प्रकार से हमने आज जो है वो ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया की 2 संकल्पनाएं समझी है। एक तो ऑक्सीजन के आधार पर, एक ऋण संयोजी तत्व के आधार पर। कल हम जो है वो हाइड्रोजन और धन संयोजी तत्वों के आधार पर जो है ऑक्सीकरण अपचयन की संकल्पना को समझेंगे, और फिर जो है आयनों के आदान प्रदान या इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से भी किस प्रकार से ऑक्सीकरण अपचयन होता है वो समझेंगे। बच्चों, मैं ये पाठ आपको जो है वो छोटे छोटे पार्ट में करा रहा हूँ ताकि आप इनको अच्छी तरह लिख करके याद कर सकें और समझ सकें। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में।